सूर्या ट्रेन में आग लग गया है। तैयारी कर रहे हैं, बचपन से सर आर्मी का ही तैयारी कर रहे हैं, फिर 3 साल एनसीसी करके एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है और उसमें सर वो रिटर्न के लिए माफ कर दिया जाता है। आप बोला जा रहा है क्या कि मतलब एग्जाम ही कैंसिल है सर, हम लोग क्या होगा सर, हम लोग क्या होगा सर, बताइए सर, मर जाएंगे ना सर, बचपन से सर एनसीसी के, अभी सर मैं 20 साल ही उम्र है, बताइए सर हम क्या तैयारी करेंगे। कोई एक ही बार एक ही चीज का तैयारी हो पाता है सर, वो बार बार आप तैयारी नहीं कर सकते हैं सर, एक ही बार किसी चीज की तैयारी कर
ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है यहाँ पर, और बात की जा रही है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आने वाले टाइम में हमारे देश में ये क्रॉप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ ये नजर आएगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी और जीएस पेपर 3 में जब एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन सकता है। तो इसलिए इसके बारे में काफी डिटेल में मैं बातें करूंगा और कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जब हम लोग मानसून के बारे में कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर जो कृषि के विशेषज्ञ हैं यानी कि एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि जो मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो काफी ज्यादा गर्म रहा, जिसके चलते आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के अंदर में खासकर अगर बात करें आसपास वाले रीजन में भी रबी जो कि विंटर में उगाई जाने वाली क्रॉप है और खरीफ जो कि मानसून में उगाई जाने वाली क्रॉप है, यहाँ पर बेसिकली ये इनके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। और यहाँ पर स्टेट यहाँ तक भी बातें कर रहे हैं जो हमारी कंट्री में राज्य हैं कि सेंटर जो है वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है यहाँ पर इनको बेसिकली जो भी यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन कि किस तरीके से उससे हेल्प करनी है। खासकर अगर बात करें तो एक तरीके से जैसे दाल होगी, ठीक है, मोटा अनाज हो गया, या फिर न्यूट्रिशनल जो भी यहाँ पर एक तरीके से सीरियल्स है, अनाज है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सेंटर को एक कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इसकी प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प मिले। और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो फिर प्रोक्योरमेंट करने में सेंटर पीछे हटता है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में तो याद रखिएगा नॉर्मली 3 क्रॉपिंग पैटर्न हमारे देश में फॉलो किए जाते हैं। पैटर्न नंबर 1 इसको बोलते हैं आप लोग रबी क्रॉप। ये क्या होता है, ये बेसिकली बोई जाती है दिसंबर में और लगभग काटी जाती है अप्रैल से लेकर जून में। जैसे कि गेहूं की खेती कम से कम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, और इसी के साथ में जो मस्टर्ड यानी कि सरसों के साथ में गेहूं भी उगाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कई सारे खेतों में गेहूं के अंदर जो है सरसों के दाने डाल देते थे जो कि मिक्स क्रॉप हो जाते थे। हालांकि आज की डेट में ये चीजें कम करते हैं पर लेकिन पहले बड़ी रेगुलरली करते थे, क्योंकि मुझे अभी याद है जब खेतों में हम लोग जाया करते थे बेसिकली गेहूं काटने के लिए तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या था, सरसों को देखकर बड़ी इरिटेशन होती थी। नहीं, बीच में सरसों आ गई, वो बड़ी टाइट के दराती से कटती नहीं थी ढंग से, तो बड़ी इरिटेशन होती थी काफी। हालांकि अब तो सारे काम जो है वो एक अलग पैटर्न में होने लगे, वरना उस टाइम पर करते थे काम बाबा दादा थे ताऊ थे वो सब मतलब लेकर जाया करते थे, चलो आओ आज खेतों में चलते हैं, ठीक है। स्कूल की छुट्टी होती थी तो मतलब अच्छा भी लगता था, घूम के आया करते थे, पर लेकिन जब ज्यादा काम करना पड़ता था तो बचा भी करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ही एक तरीके से इंटरटेनमेंट होता था। अब तो मन करता है क्योंकि अब बाहर रहते हैं तो लगता है कि यार खेतों में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, तो वो चीजें होती है। पर लेकिन जब रेगुलर काम करना पड़ता है तब समझ में आता है कितनी मेहनत वहां पर होती है। और उसमें भी फिर दिक्कत हो जाए, टेम्परेचर बढ़ गया, बारिश कम हो गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो उसके चलते किसानों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो याद रखिएगा गेहूं के साथ में सरसों कनेक्ट कर लेना अगर मैच करने के लिए आए, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये ग्राम्स हो गए, इनके चने, स्प्राउटेड ग्राम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली कि आप लोग चनों को भिगोकर खाया करो, वो भी सेहत के लिए काफी अच्छा है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ये राज्य हैं जहां पर नॉर्मली रबी क्रॉप जो है वो ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो है जून जुलाई में बोई जाती है, यानी कि जैसे ये कटती है यहाँ पर ये उस टाइम पर बोई जाती है और फिर सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर ये काटी जाती है। तो ये है यहाँ पर यानी कि जिस टाइम पर ये बोई जाती है ये काटी जाती है। तो ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें खरीफ वाले में ये है राइस, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसको नहीं आप लोगों को भूलना है। अगर आप लोग इसको भूलोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। बाकी मेज हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, तूर, मूंग की दाल, ये सारी एक तरीके से दलहन वाली कई सारी आप लोगों को फसल यहाँ पर देखने को मिलती है नॉर्मली। और सोयाबीन जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो चावल के साथ में इसको कनेक्ट करके आप लोग देखना। तो ये नॉर्मली आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र यहाँ पर ये फसल उगाई जाती है। अब इन दोनों फसल के बीच में जो टाइम मिलता है यहाँ पर बेसिकली मार्च से जुलाई में ये बोई जाती है, और बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका टाइम पीरियड मार्च से जुलाई रखा गया। तो रबी और खरीफ जो क्रॉप है इसके बीच में ये अपना काम निकाल लेता है, यानी कि ये वाली क्रॉप ऐसी है जो कि इसके बीच में आ जाती है। ये सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर जो फोडर क्रॉप्स होती हैं वो यूज की जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट रीजन में यहाँ पर ये उगाई जाती है। तो यानी कि आप लोगों से अगर कोई पूछे यहाँ पर कोई क्रॉप के बारे में तो आप लोगों को एक थोड़ा सा अगर आइडिया रहेगा ना कि अच्छा उस टाइम पर ये क्रॉप उगाई जाती है, तो कई सारे क्वेश्चन का आंसर देकर आप लोग निकल जाओगे यार। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर हमारे देश में जब आप लोग देखोगे तो पूरा देश आप लोगों के सामने यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग टेम्परेचर, जैसे ऊपर आप लोगों को काफी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई नजर आती है, इस रीजन में आओगे तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पर रेगिस्तान नजर आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर आओगे तो आप लोग पहाड़ी इलाका नजर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग तरीके की मिट्टी रहती है, जैसे महाराष्ट्र में आप लोगों ने सुना है काली मिट्टी काफी ज्यादा पाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कपास उगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग रीजन में मिट्टी भी आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी, पानी की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, इसी के साथ में मौसम भी काफी ज्यादा डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। तो अगर रीजन के बारे में कुछ पता होगा तो यहाँ पर चीजें आप लोग सुधार पाओगे। इसलिए कहते हैं कि जब भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है, तो उसके साथ में आप लोग कोशिश करो कि उस पर्टिकुलर, जैसे नहीं ये कहते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग वहां पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ो तो फिजिकल ज्योग्राफी भी उठा लो, साथ में हिस्ट्री पढ़ो तो भी आप लोग ज्योग्राफी उठा लो, क्योंकि हिस्ट्री आप लोग की समझ में आएगी। एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो आप लोग ज्योग्राफी उठा लो या फिर एटलस उठा लो, ताकि आप लोग को पता चलता रहे कहां कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो एक पैटर्न आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जो समर क्रॉप है यहाँ पर, जो कि आप लोग को देखने को मिलता है जब उगानी स्टार्ट की जाती है और फिर हार्वेस्ट की जाती है आगे चलकर, तो आगे आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि टेम्परेचर जो है अभी रिसेंटली ये 35 डिग्री के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो डैमेज कर देगा कई सारी ऐसी फसल को जो कि यहाँ पर झेल नहीं पाती है ज्यादा टेम्परेचर, और अगर वो फसल जो है वो डैमेज हो जाती है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में इन्हीं चीजों के ऊपर स्टडी की जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि मूंग होता है जिसको ग्रीन ग्राम्स के नाम से भी जानते हैं, फिर उड़द जिसको आप लोग ब्लैक ग्राम्स के नाम से जानते हैं, तो मेजोरिटी इन समर में होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो 40 से ज्यादा अगर बढ़ जाए फर्स्ट वीक में अप्रैल में ही, तो कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो पोलिनेशन होता है क्रॉप के अंदर वो नहीं हो पाएगा, फार्मर को भी काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। मान लीजिए कोई फार्मर एक पर्टिकुलर फसल उगा रहा है और उसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20 से लेकर 25, बस उस रीजन में टेम्परेचर जो है वो 35 से लेकर 40 पहुंच गया, तो क्या वो फसल वहां पर पनप पाएगी? तो इस तरीके से यहाँ पर किसानों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है अब की बार। वो अलग बात है, मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। एक आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेसिकली ला नीना जो है उसके बारे में, और आईएमडी के द्वारा बताया गया था यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जिसके चलते हम लोगों ने बोला था अब की बार मानसून जो है वो अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरा पैटर्न समझाया था कि मानसून अच्छा कैसे रहता है। तो नॉर्मल ईयर में आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर बेसिकली गर्म टेम्परेचर रहता है, तो जहां जहां गर्म टेम्परेचर रहता है वहां पर बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में भी बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल ईयर में। पर लेकिन जब एल नीनो आती है तो एल नीनो क्या करती है, उस जो यहाँ पर बारिश होने वाला सिस्टम होता है उसको रिप्लेस कर इधर ले जाती है साउथ अमेरिका की साइड में, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। पर लेकिन इसके अपोजिट में जब मैंने बात की थी आप लोगों से कि जब ला नीना आती है वो नॉर्मल जो बारिश होने का जो टेम्परेचर रहता है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर देती है और इस एरिया में और ज्यादा बारिश होती है। यानी कि ला नीना का मतलब ला मतलब लेकर आ रही है, क्या लेकर आ रही है, पानी लेकर आ रही है, दुनिया भर का बारिश होगी। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। ला नीनो एल नीनो में आप लोगों को डिफरेंस जो था वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर से मैंने कुछ स्लाइड डाल दिए ताकि अगर रिवीजन भी करना हो आप लोगों को तो रिवीजन कर सके। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है हमारे देश के लिए ला नीना अच्छी है क्योंकि हमारी कंट्री में अच्छी बारिश कराती है, और एल नीना जो है वो हमारी कंट्री में नेगेटिव करती है बारिश का काम। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, अगर याद होगा, यहाँ पर जो एल नीना है और ला नीना है वो हर साल नॉर्मली 4 से 5 साल में देखने को मिलती है। ला नीना जो है वो मोर फ्रीक्वेंट है देन एल नीना, तो ये गलत था क्योंकि एल नीना जो थी वो ज्यादा फ्रीक्वेंट थी एज कंपेयर टू ला नीना। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये था अब की बार हमारी कंट्री में मानसून जो है वो अच्छा रहने वाला है। तो ये बात की जा रही है कि क्रॉप भी जो है यहाँ पर अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये मिल रही है कि चलो मानसून अच्छा रह रहा है, क्रॉप अच्छी हो रही है, पर लेकिन रियलिटी में अगर बात की जाए अभी हमारी कंट्री में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो हम लोग को आने वाले टाइम में अगर ये ऐसी चीजें चलती रही तो बाहर से चीजें जो है वो खरीद कर लेकर आनी पड़ेगी। तो जो भी स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको मिलकर काम करना चाहिए, पर लेकिन अब तक भी कोई कंक्रीट प्लान लेकर यहाँ पर नहीं आए। तो ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अभी हमारा टारगेट क्या है, फार्मर की इनकम डबल करना, तो इंक्रीज करना पड़ेगा कोर जो फार्म इनकम है उसको, एडिशनल इनकम भी उनके पास में होनी चाहिए, मार्केट एक्सेस होनी चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए रिस्क, तो तभी तो यहाँ पर काम कर पाएंगे। और सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है उसके बारे में कि क्या क्या है यहाँ पर। अगर इनकम इंक्रीज करनी है तो एमएसपी आप लोग को अच्छा यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल इनकम अगर करनी है तो डेयरी फार्मिंग वगैरह दूसरी चीजें जो हैं उसमें आप लोग काम करना पड़ेगा। जैसे एथेनॉल को आप लोग यूज करने की बात करें तो एथेनॉल अगर आप लोगों ने पेट्रोल के अंदर यूज करना स्टार्ट कर दिया अच्छे लेवल पर तो किसानों के हाथ में अच्छा खासा पैसा आएगा, तो वहां से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। इसी के साथ में मार्केट एक्सेस रहेगी तो उनको प्रॉपर वे में अपने प्रोडक्ट का प्राइस मिल पाएगा, वो बेसिकली खेतों में बर्बाद नहीं होगा। और रिस्क भी रिड्यूस करना है, जैसे पीएम किसान बना दिया, कम से कम कुछ पैसा हाथ में रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगी। वेयर हाउस एंड द कोल्ड स्टोरेज चेन बना दी ताकि चीजें आराम से की जा सके। तो ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लोग देखते हैं। ठीक है, डिजास्टर के टाइम पर यहाँ पर काफी हेल्प करता है, तो किसानों की हेल्प करना काफी ज्यादा जरूरी है जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है। और अगर किसानों की हेल्प यहाँ पर नहीं की जा रही है तो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो अभी रिसेंटली इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात की जा रही है कैसे टैकल करना है, और कई जगह यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो गलत काम करती है। जैसे कि अगर बात करें
मध्य प्रदेश में 1.2 मिलियन टन जो है वो मूंग जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी खरीदते हैं ओनली यहाँ पर, लगभग 0.25 ओनली खरीदती है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया मध्य प्रदेश में अगर फसल बीमा योजना के थ्रू जो दाल है काफी कम खरीदी जा रही है, तो इसके चलते बाकी की कहाँ जाएगी, तो फिर आगे आने वाले टाइम में किसान जो है उसको उगाना कम कर देंगे, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पानी का लेवल अलग है, ठीक है, उगाते टाइम मिट्टी का लेवल अलग है, मेहनत का लेवल अलग है, तो हर एक एरिया में अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और सही तरीके से देश में खेती वगैरह के ऊपर हम लोग फोकस कर सके। प्राइस स्टेबलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, बात की जाती है। अगर लोगों को प्राइस जो है वो सही मिलेगा तो सही तरीके से एक तरीके से मार्केट में चीजों की डिमांड बनी रहेगी। तो इस तरीके से बफर भी होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक स्टॉक बना के रख लिया, गवर्नमेंट के पास में 500 किलो चावल पड़े हुए हैं, अब कल को चलकर प्राइस जो चावल का प्राइस है वो काफी सस्ता हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट से और चावल खरीद लेगी, इसको स्टॉक में रख दो उठाकर, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। पर लेकिन पता चला चावल का प्राइस जो है काफी ज्यादा डाउन हो गया, तो इसके चलते यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से उसको भी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मार्केट में बेसिकली उतार दो जो भी सामान आइटम आप लोगों के पास में, प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया तो मार्केट से खींच लो जो भी सामान है। तो ये लिक्विडिटी इन और आउट वाला काम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी ये जो खरीफ और रबी क्रॉप है उसके बारे में आप लोग को बता दिया, हल्का हल्का सा अंदाजा अगर इनके बारे में आप लोग रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी एग्रीकल्चर के बारे में याद है, फसल बीमा योजना के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। जैसे अगर बात करें 2% का प्रीमियम दिया जाता है खरीफ क्रॉप को और जो रबी क्रॉप है उसके लिए, ठीक है, 1 क्रॉप 1 डेट की बात की जा रही थी हालांकि, पर लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है, फूल और सब्जियों वाली जो बेसिकली चीज है उसमें यहाँ पर 5% का प्रीमियम देने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसानों के ऊपर काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। कई सारे अलग अलग सेक्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे जिनके बारे में बात करें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात की जाती है, यानी कि जैसे बोला ना कि गेहूं के साथ में सरसों भी उगाना स्टार्ट कर दो, तो कल को चलकर अगर गेहूं की फसल पर टेम्परेचर का इंपैक्ट पड़ गया या फिर पानी जो है उसकी वजह से एक फसल बर्बाद होगी तो दूसरी फसल में काम होता रहेगा, इससे भी फार्मर की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेचुरल क्लाइमेटी को कंट्रोल कर पाएंगे और बैलेंस फूड जो डिमांड आप लोग को देखने को मिलेगी ये और कंजर्वेशन आप लोगों के सामने नजर आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बात की जा रही है, सोयल हेल्थ कार्ड आप लोगों को देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, फर्टिलाइजर लोगों को प्रोवाइड कराना, कोल्ड स्टोरेज चैन ई नेम के थ्रू चीजों को बेचना और यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर अगर बात करें ये मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ रियलिटी में सही क्वेश्चन यहां से बना है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने बात की जा रही है कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है, इनके बारे में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, पहले बोला गया मेज यानी कि मक्का, कॉटन यानी कि जो सूती आप लोग बोल सकते हैं, फिर जो है एक तरीके से मतलब कपास बोल दीजिए हिंदी में, ठीक है, जूट हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ग्राम्स यानी कि चना हो गया और शुगर कैन यानी कि गन्ना हो गया। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए में बोला गया 1 2 3 4, में बोला गया 2 3 4 5, सी में बोला गया 1 2 3 5 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, आंसर अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। कर लिया अटेम्प्ट, अब आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। आंसर इसका सी हो गया। सी का मतलब क्या है, अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, जैसे रबी क्रॉप के बारे में बताया आप लोगों को, ठीक है, तो यहां पर वीट, मस्टर्ड, इसी के साथ में टबैको और ग्रेम्स, जो ग्रेम्स होते हैं वो रबी क्रॉप के अंदर में आते हैं। पर लेकिन अगर बात करें शुगर कैन के यानी कि गन्ने के बारे में बात की जा रही है, जूट, कॉटन, मिलेट्स, मेज और राइस, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि खरीफ क्रॉप के अंदर में आते हैं। तो जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया, जो राइस है उसी के साथ में आप लोग शुगर कैन को भी यहां पर रख सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसके चलते क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बन सकता है। और इसके बीच में जो क्रॉप आती है उसको आप लोगों को पता है, उसको जायद यानी कि एक तरीके से ये जायद की क्रॉप बोला जाता है, जो दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसमें नॉर्मली जैसे वाटरमेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, बटर गार्ड हो गया, तो ये इस तरीके के आप लोगों को यहाँ पर फ्रूट वगैरह, फल्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया यहाँ पर इसका सी सही। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में भी ऑलरेडी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। अगर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कहां से आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक एक पॉइंट काफी डिटेल में आप लोगों को कवर करा है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कब यहाँ पर कब से कब तक ये बेसिकली उगाई जाती है, कब से कब तक काटी जाती है, कौन कौन से सीजन होते हैं, और खासकर आप लोगों के लोकल एरिया में जो फसल उगाई जाती है
उसके बारे में तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप लोग बोले क्वेश्चन कहां से आ गया। तो यार ये छोटी छोटी चीजें ये आप लोग को जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि पंजाब के अंदर काफी ज्यादा फोर्स किया गया कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम एरिया में वो फसल उगाई जाती है जिसमें एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अच्छा मिलता है, बाकी दूसरी क्रॉप उगाई नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि गवर्नमेंट की भी यहाँ पर कमी है। अगर गवर्नमेंट जो है दूसरी क्रॉप के लिए भी यहाँ पर आज की डेट में एमएसपी देना स्टार्ट कर दे तो किसानों का क्या है, किसानों को तो पैसे से मतलब है, उनको वहां पर वो उसको भी उगाना स्टार्ट कर देंगे, उनको तो अपना पेट पालना है एक तरीके से। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या करती है, कई बार जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, बारिश हो गई और दिक्कत पड़ गई, तो उसमें उस पर्टिकुलर एरिया में ये भी कोशिश करती है कि जो फसल है उसको अच्छे से मेंटेन रखा जा सके, कम से कम एक फसल यहाँ पर लोगों के हाथ में लग जाए अगर दूसरी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर इंक्रीज करती है किसानों की इनकम, बात की जा रही है इंक्रीज इनकम ऑन द स्मॉल लैंड होल्डिंग, तो उसकी इनकम इंक्रीज होती है जो छोटे किसान है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनती है। आप लोगों को मैंने जैसे अभी बताया डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, बोलते नहीं कि एक ही कैरेट में या फिर एक ही थाली में सारे या फिर एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, अगर फूट गए तो सारे एक साथ जाएंगे, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में मिटिगेटिंग नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि जो नेचुरल कैलेमिटी आती है जहां पर एक तरीके से कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं पर एक तरीके सूखा पड़ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो सोचो अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई वहां पर चावल है उस एरिया में तो चावल बच जाएंगे, और अगर कोई ऐसा एरिया जहां पर सूखा है तो वहां पर कोई दलहन की खेती होगी तो वो बच जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर इस तरीके की क्रॉप रहेगी तो यहां पर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। बैलेंस फूड डिमांड, इससे भी हो पाएगा, जितना ज्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा लोगों को उतना अच्छा फूड मिल पाएगा, ये बोला गया। इसी के साथ में बोला गया कंजर्वेशन में काफी हेल्प मिलेगी ताकि वो खत्म ना हो जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया 1 2 3 4, बी में बोला गया 2 3 4 5, सी में बोला गया 1 2 3 5 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है अगर इसके बारे में बात करूं, फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा उसके बाद में आंसर देना, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर डी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब क्रॉपिंग पैटर्न में एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डिफरेंट जो आप लोगों को जो क्रॉप है वो यहां पर मिक्स कर उगाई जाती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। तो आंसर इसलिए यहां पर इसका डी हो जाता है। कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी बेसिकली चीजों को करने में मजा आता है अगर आप लोग माइंड में क्लैरिटी लेकर चलोगे तो। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में 2016 में पूछा गया और मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया था, तो अब आप लोग देखिए कितना पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप लोग ने टॉपिक ढंग से पढ़ा है। बात की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताया गया है। बोला गया इस स्कीम के अंडर में जो किसान है उनको एक यूनिफॉर्म बेसिकली प्रीमियम पे करना पड़ता है 2% का सारी क्रॉप के लिए, चाहे कोई कैसी भी क्रॉप हो, यानी कि चाहे कोई खरीफ की क्रॉप हो, चाहे कोई रबी की क्रॉप हो, चाहे कोई हॉर्टिकल्चर हो, सबके लिए इतना ही पेमेंट के इतना ही बेसिकली यूनिफॉर्म उनको पे करना होता है यहाँ पर। ये बोला गया 2% का। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर ये जो स्कीम होती है कवर करती है पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है, जो कि यहाँ पर साइक्लोन या फिर अनसीजनल रेन से आ गया तो वो यहाँ पर कवर करता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा कि मैंने कहा 2% का जो प्रीमियम यहां पर दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है खरीफ की क्रॉप के लिए, ठीक है, और 1.5 का जो दिया जाता है वो दिया जाता है बेसिकली रबी की क्रॉप के लिए। और जब भी हम लोग बात करते हैं जैसे कि ऐसे ना जो कि हॉर्टिकल्चर होती है, तो ये जो फल फ्रूट वाली ये जो क्रॉप होती है उनके लिए नॉर्मली 5% का प्रीमियम दिया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद होगा आप लोगों को। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये बात की जा रही है ओनली 1 यूनिफॉर्म वाली, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। और नॉर्मल सी बात है यार, जब यहाँ पर बीमा की बात करेंगे तो जो लॉस होगा उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों को सही देखने को मिलेगी। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, ठीक है। हालांकि कई जगह भी बात करिए कि अगर फसल जो खेत में खड़ी है उसमें दिक्कत हो जाए पोस्ट हार्वेस्ट से पहले भी, पर लेकिन यहाँ पर इसने नहीं बोला कि ओनली पोस्ट हार्वेस्ट को दिया जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है इसमें। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने ढंग से लेक्चर सुना है और आप लोगों ने प्रॉपर वे में उसको अंडरस्टैंड किया है तो कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के हाथ से छूट पाएगा कि आप लोग खुद देख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है कि नहीं। इसी बहाने से ये क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बेसिकली बात की जा रही है एल नीनो और इसी के साथ में ला लीना के बारे में। एल नीनो और ला लीना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। बोला गया एल नीनो जो होती है और ला लीना जो होती है ये एवरी 4 to 5 ईयर आप लोग को देखने को मिलती है। दूसरा बोला गया ला नीना जो होती है वो मोर फ्रीक्वेंट है देन एल नीनो, ठीक है। तो यहां पर अगर ये भी बोल दे कि एल नीनो जो है वो मोर एक तरीके से मोस्ट वो इंपॉर्टेंट है मॉनसून के लिए एज कंपेयर टू ला नीनो के,
तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है डिफरेंट तरीके से। इंडिया के लिए कौन सा अच्छा है, एल नीनो या ला नीनो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है अगर यहाँ पर इसके बारे में बात करूं तो ये 4 to 5 ईयर में देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पर लेकिन दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर इनकरेक्ट है। ला नीना जो है वो है मोर फ्रीक्वेंट बोला गया देन एल नीनो, जबकि उल्टा है। एल नीनो ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू ला नीनो, और ला नीना कभी कभी आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा अच्छे लोग जो है सोसाइटी में आप लोग कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या रहता है ये समझ सकते हैं आप लोग। तो जब यहां पर ला नीना का मतलब ला यानी कि मानसून को ला, तो मानसून को लेके हमारी साइड में आ, तो ये ला नीना अच्छी होती है हमारे लिए, पर लेकिन ये ज्यादा नहीं आती है। ज्यादातर एल नीनो आती है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है मानसून के अंदर में। तो आंसर यहां पर ए हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। और छोटी मोटी बातें अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, लिटिल गर्ल बोला जाता है इन स्पेनिश, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है, इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए इसको यहां पर एल विजो या फिर कोल्ड इवेंट भी इसको बोलते हैं नॉर्मली। तो यहां पर मैंने बताया अभी, यहां पर जैसे ला नीना आती है तो यहां पर पेरू वाले रीजन में आप लोगों को सूखा देखने को मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में फ्लड आएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में आप लोगों को बेसिकली अपना एरिया देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमारे एरिया में भी आप लोगों को अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर कहां पर रहेगा, वेस्ट पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, इसी की वजह से वहां पर इतनी अच्छी खासी बारिश आती है और मॉनसून के लिए फायदेमंद रहती है जब ला नीना आती है। तो ये आप लोगों को बताया था, ठीक है। एल नीनो और ला नीना एवरी 4 to 5 ईयर देखने को मिलती रहती है, पर एल नीनो जो है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू ला नीना, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो एपिसोड है 9 से लेकर 12 महीने तक रहता है, जब यहां पर एल नीनो और ला नीना का इंपैक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनका इंपैक्ट जो है वो कैसे देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके कॉन्सेप्ट आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आप लोगों को लेकर चलनी है। तो यहाँ पर ला नीना देखिए, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ऊपर काफी गर्मी होगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पर बारिश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर जाएंगे साउथ अमेरिका के अंदर में, पेरू या फिर इक्वाडोर वाले रीजन में, यहाँ पर सूखा पड़ेगा यानी कि ड्रोथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फ्लड यानी कि बाढ़ देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया, किसी की हिम्मत है आप लोगों को कोई क्वेश्चन गलत करवा देगा यहाँ पर, तो ऐसे आप लोग चीजों को समझोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझकर आगे बढ़ना है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर को बोला जा रहा है कि अभी काफी अच्छे लेवल पर ले जाकर चलने की जरूरत है। अगर आने वाले टाइम में आप लोग चीजों को सुधारना चाहते हैं, खासकर अपना जो नेट रिक्वायरमेंट है कि जीरो आप लोगों को लेकर आना है चीजों को, यानी कि कार्बन एमिशन को जीरो लेकर आना है, तो विंड एनर्जी को आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पार्ट बनाना पड़ेगा। ये बात बोली गई है डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में। समझते हैं क्या क्या बातें हैं। अभी बात करें ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है फॉर 2022, ये पब्लिश की गई ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाएगा, इसके बारे में याद रख सकते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है 2005 में ये स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये बेल्जियम के अंदर जो ब्रसेल्स है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में, और ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, तो इसलिए पॉइंट के बारे में माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैं बातें आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को सुनकर समझकर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है आप लोग लिख भी सकते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आप लोग बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग नजर डालेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं, जब भी हम लोग विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है ऑन शोर। ऑन शोर मतलब जमीन के ऊपर आप लोगों को ऐसे विंड प्लांट लगा देना। दूसरे नंबर पर होता है, इसको बोलते हैं ऑफ शोर। ऑफ शोर मतलब लगभग पानी के अंदर जाकर यहां पर इस तरीके के प्लांट लगाना, ठीक है, जो थोड़ा सा लगभग 50 मीटर की यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बोले फ्लोटिंग तो ये बिल्कुल तैरता हुआ रहेगा, ये काफी अंदर जाकर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया था वो इन दो का किया जाता है, और हमारे देश में तो अब तक जो है हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे इसमें हम लोग काम करेंगे। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। अभी ये तो अपने देश के बारे में बातें कर दिया, पर लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है। तो मैं आप लोगों को दुनियादारी में बताऊंगा अभी क्या चल रहा है और कहां पर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा रही है, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाओगे और उनको चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाओगे लिखने के लिए या फिर समझने के लिए, अगर कोई बातें आती है तो, ठीक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ग्लोबल विंड जो इंडस्ट्री है यहाँ पर वो सेकंड बेस्ट ईयर देखने को मिला 2021, यानी कि 2021 में यहाँ पर सेकंड बेस्ट है। इससे पहले यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ थी, अभी सेकंड नंबर पर सबसे अच्छी ग्रोथ है। 94 गीगावाट कैपेसिटी जो है वो ऐड किया गया नया विंड एनर्जी के फील्ड में यहाँ पर, जो कि अगर बात करें जो कि बिहाइंड है 2020 के, यानी कि 2020 में सबसे बेस्ट ग्रोथ थी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बात करें तो ये जो ग्रोथ है यहाँ पर 94 आप लोगों को देखने को मिली गीगावाट, ये बोला गया है, ठीक है।
तो बोला गया कि बिहाइंड 2020 रिकॉर्ड ग्रोथ बाय ओनली 1.8%, यानी कि इससे 1.8% कम हुआ है अब की बार, यानी कि सबसे टॉप पर 2020 में थे, 2021 में दूसरे नंबर पर हम लोग हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जो कंट्री है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर ऑन शोर इंस्टॉलेशन किया गया। ऑन शोर मतलब इस तरीके से यहां पर इंस्टॉलेशन किया गया जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से कैपेसिटी यहां पर बढ़ी है। तो टोटल विंड इंस्टॉलेशन 2021 में जो है वो 18% लोअर है प्रीवियस ईयर से, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और डिक्लाइन हुआ है बेसिकली, प्राइमरली स्लो डाउन हुआ है यहां पर ऑन शोर का ग्रोथ अगर बात करें तो। देखिए दोनों को कंपेयर करिएगा आप लोग। यहां पर जो बोला गया कि टोटल के बारे में यहां पर बोला गया है, टोटल जो बोला गया यहां पर वो आप लोग को देखने को मिलेगा, पर लेकिन यहां पर हम लोग ऑन शोर के बारे में बात कर रहे हैं जो 18 है, और ये 1.8 जो बोला गया ये टोटल में बोला गया, तो कंफ्यूज मत होना इसको, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर बात करें 18% लोअर है प्रीवियस ईयर से, यहां पर जो बात करें यहां पर तो स्लो हुआ है यहां पर ऑन शोर, जो कि यहां पर जमीन के ऊपर जो हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं। तो वर्ल्ड में 2 लार्जेस्ट जो कंट्री है यहां पर, चाइना और यूएसए में ढंग से काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात करते हैं 21.1 जो ग्लोबल जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पर ऑफ शोर विंड कैपेसिटी जो है वो कमीशन की गई है लास्ट ईयर, यानी कि 21 दशमलव के करीब यहां पर 21% के करीब बढ़ा है, जो कि 3 गुना ज्यादा है 2020 से, समझ रहे हैं। यानी कि ये जो है आप लोगों को यहां पर कम देखने को मिला और यहां पर 3 गुना बढ़ गया है 2020 से। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जो नॉर्मल बढ़ा करता था यानी कि जमीन के ऊपर ज्यादा लगाया करते थे नॉर्मली हम लोग जो यहाँ पर विंड एनर्जी के जो पैनल, पर लेकिन अभी यहाँ पर कहां पर लगा रहे हैं हम लोग, समुद्र के अंदर लगा रहे हैं। तो यहां से चीजें जो है वो अभी आप लोगों को बढ़ती नजर आई हैं। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि यहां पर ऑफ शोर बढ़ा है या फिर ऑन शोर बढ़ा है, तो याद रखिएगा ऑफ शोर बढ़ा है, यानी कि समुद्र के अंदर ज्यादा है ऐसे जो बेसिकली हम लोगों ने ये जुगाड़ लगाए हैं जिससे एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट शेयर में जो है अभी नई अगर बात करें इंस्टॉलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि 22.5% आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेस्ट ऑफ शोर ईयर है यहां पर, जिसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसी के साथ में यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, तो यहां पर जो अभी आप लोगों को बताया गया तो इससे आप लोग अब कंपेयर यहां पर कर सकते हैं। बोला यहां पर अगर बात करें 18% आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ऑन शोर में कमी आई है, और यहां पर 22.5% के करीब यहां पर चीजें बढ़ी हैं। चाइना ने 80% ऑफ शोर विंड कैपेसिटी जो है वो एडिट की है 2021 में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। यानी कि चाइना काफी लार्ज स्केल पर काम कर रहा है इसके अंदर इंस्टॉलेशन के, और 27.7 गीगावाट के करीब नया एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। यूरोप के अंदर में अगर बात करें तो यहां पर भी इसके अंदर ग्रोथ आई है ऑफ शोर की कैटेगरी में। तो यहां पर ऑफ शोर के ऊपर काफी काम किया जा रहा है, यानी कि यहां पर इन वाले एरिया को छोड़कर अभी लोग जो है वो समुद्र में कूद पड़े हैं ऐसे प्लांट लगाने के लिए। इंटरेस्टिंग बातें सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। अगर पूछ ले ऑल ओवर वर्ल्ड में विंड जो है वो कितनी बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो 837 गीगावाट विंड जो है यहां पर बेसिकली वो हेल्प करती है पावर कैपेसिटी के अंदर में, जिसके चलते लगभग 1.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कम कर पाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग कम कर पा रहे हैं। वो कितना है, जितना साउथ अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एनुअली हर साल, उतना यहां पर हम लोग अभी कम कर पा रहे हैं। तो ये काफी एक पॉजिटिव सिग्नल बोल सकते हैं, पर लेकिन आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये काफी अच्छा हो गया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है अगर सही लेवल पर काम करना चाहते हैं। अगर बात करें यहां पर 2021 में मोर देन 88 गीगावाट विंड कैपेसिटी जो है वो अवार्ड की गई ग्लोबली, 1.53% हायर देन द 2020, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं। यानी कि अगर बात करें जो यहां पर ऑक्शन की बात की जा रही है, ऑक्शन किया गया है, अभी आई नहीं है, ये अभी आगे आने वाले टाइम में चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और लार्ज स्केल पर इसमें काम बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि एक तरीके से अभी यहां पर बोली लगाई गई है कि हाँ इसमें हम लोग काम करेंगे और उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। 1 साल के बाद में अगर बात करें नेट जीरो जो कमिटमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है आज के डेट में, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो 557 गीगावाट के करीब नई एडिशन अभी किया जाने वाला है 5 साल में आने वाले में। यानी कि इस साल जो है वो कितना एडिशन किया है उसके कंपेयर में अगर आगे बात करेंगे 557 गीगावाट जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना ऐड कर पाते हैं। 110 गीगावाट इंस्टॉलेशन जो है वो बोला जा रहा है कि हर साल 2026 तक ऐड करेंगे। तो क्या हम लोग ये कर पाएंगे, तो वो देखने वाली बात होगी। हम का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में जो ग्रोथ है यहां पर वो देखने को मिलेगी डिकेड के एंड तक यहां पर, कि हम लोग कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के पाथ पर आ पाएंगे अगर इसको लेकर आगे चल पाते हैं 2050 तक का। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए तो अच्छे लेवल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बातें यहां पर क्या है, कुछ और बातें बताऊं तो कई सारे चैलेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें सबसे जो ग्रोथ के बारे में जो चैलेंजेस निकल कर आते हैं जो रिपोर्ट ने बताए हैं,
वो ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं खासकर उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट के फोकस बात करें तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एम रहते हैं, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस रहता है, इन्वायरमेंट को साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर में बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ज्यादा विश्वास नहीं है अभी भी, ठीक है, कि हवा आएगी तो एनर्जी बनेगी वरना कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ढांचागत और ट्रांसमिशन जो भी काफी दिक्कत देखने को मिलेगी, उसमें ढंग से काम नहीं किया गया। इसी के साथ में इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी जो है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है अभी। यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन के कई सारे कंपेन रहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एक एरिया में वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसा एरिया आकर उनके सामने रखा जाए ताकि दिक्कतें देखने को मिलने लगे। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को दुनियादारी के बारे में बताई। अभी मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में बातें करूंगा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। हमारे देश से पूछा जाए कि यहाँ पर अगर बात करें 2021 में कितना इंस्टॉल किया गया, तो 1.4 गीगावाट हमारे द्वारा इंस्टॉल किया गया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ये 1.1 गीगावाट था इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारी कंट्री में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये पॉजिटिव बात है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पर टारगेट सेट किया है कि 5 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पर ऑफशोर यानी कि समुद्र के अंदर में 2022 तक लेकर आने वाले हैं, और 30 गीगावाट जो है ये 2030 तक लेकर आने वाले हैं। पर लेकिन इंडिया जो है अब तक भी हम लोगों ने डेवलप नहीं किया ऑफशोर विंड में कैसे हम लोग को काम कर रहे हैं, यानी कि अब तक हम लोग काम कर रहे हैं ऑन शोर के ऊपर, यानी कि हम लोग जमीन पर लगा रहे हैं। अभी समुद्र के अंदर हम लोग अपने काम करने स्टार्ट नहीं किया गया, पर लेकिन टारगेट रख लिया है कि हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब जब टारगेट रख लिया तो काम भी कर ही लेंगे ना, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इंडिया जनरेट कर सकता है 127 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी, ये लगभग 7,600 किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है हमारी। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का कोस्टल एरिया जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल तरीके से हमारी कंट्री जो है 7,500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। तो सोचो अगर 7,500 किलोमीटर को हम लोग यूज करेंगे ढंग से तो हम लोग कितने अच्छे से यूज कर पाएंगे। गुजरात जो है उसके बारे में बात करें सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये सारे कोस्टल एरिया आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कल को अपनी कंट्री में विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने पर आगे तो हम लोग इतने सारे खंबे लगा देंगे कि हर जगह से हवा से एनर्जी मिलने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब अगर ऑन शोर और ऑफ शोर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली 2019 में यहाँ पर लगभग अगर बात करें तो ये कुछ ऐसी कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलती है 2.5 गीगावाट, ठीक है। 2035 तक का बोला जा रहा है कि अच्छे लेवल पर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में ऑफ शोर में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। 2019 के कंपेयर में 2035 पर यहाँ पर और ज्यादा चीजें बढ़ने वाली है, यानी कि इनकी हाइट भी बढ़ेगी और यहाँ पर जो ये इस तरीके का सिस्टम लगाया जा रहा है वो और अच्छे से काम करेंगे। पर लेकिन ऑफ शोर जो है वो यहाँ पर जो रहेगा वो ज्यादा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू ऑन शोर, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए ऑन शोर विंड एनर्जी क्या है और ऑफ शोर क्या है, उसकी डेफिनेशन यहां पर बताई गई है जो मैंने अभी आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया। अब ग्लोबल लेवल पर क्या दिक्कतें देखने को मिलती है अगर उसके बारे में आप लोग बात करें। ऑफशोर विंड मार्केट जो है वो एंजॉय कर रही है बेस्ट ईयर 2021 को। 2021 में हम लोगों ने देखा कि 21 जी यहाँ पर गीगावाट कमीशन किया गया, ठीक है, जो कि रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, तो एक अच्छी बात है। ग्लोबल जो ऑन शोर विंड है यहाँ पर 72 गीगावाट रहा 2021 के अंदर में, ठीक है, तो वो रहा जो कि कम रहा पहले कंपेयर में, क्योंकि यूएसए और चाइना के अंदर में अभी यहाँ पर काम नहीं हो पाया, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली कोविड-19 और उन सब चीजों की वजह से। यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया के अंदर में ऑन शोर के ऊपर काम अभी बढ़ा है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। यानी कि ऑन शोर के ऊपर यहाँ पर अभी काम इनके द्वारा अच्छा किया गया, अलग अलग एरिया के बारे में यहाँ पर बातें बताई जा रही है। कितना कितना यहाँ पर ये बताया गया है, बेसिकली अलग अलग एरिया के बारे में रटना नहीं है। चाइना जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करें तो उनके द्वारा भी टर्मिनेट कर दिया गया है फीड इन टैरिफ जो हुआ करती थी पॉलिसी, जिसके चलते यहाँ पर ये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में बातें की जा रही है। यहाँ पर लगभग 39% ड्रॉप हो गया है, यानी कि एक सपोर्ट जो मिला करती थी उसके बारे में उससे दिक्कतें देखने को मिली है। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, फीड इन टैरिफ। तो फीड इन टैरिफ जो है जनरली आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि ये बोलती है गवर्नमेंट कि आप लोग जो काम करो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग परचेज कर लेंगे। यानी कि मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ सामान बनाना स्टार्ट कर दो और गवर्नमेंट बोले कि आप बनाते रहिए और हम लोग परचेज कर लेंगे, तो उसमें 15 से 20 साल का ये टारगेट लगा लेते हैं कि इतने साल तक हम लोग परचेज करेंगे। तो उनको ये नहीं रहता कि माल आ गया मार्केट में तो खरीदेगा कौन, तो वो होता है बेसिकली। तो चाइना में अभी यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। इसकी वजह से 39% यहाँ पर डाउन हो गया जब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, ऑन शोर के बारे में। तो यहाँ से दिक्कतें निकल कर आई, जिसकी वजह से अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ और उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल विंड सोलर जो हाइब्रिड पॉलिसी है ये आप लोग याद रखिएगा।
इंडिया के द्वारा 2018 में इसको अडेप्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जिसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी कंट्री में ग्रिड कनेक्टिविटी भी हम लोग बना रहे हैं और फोटोवोल्टिक सिस्टम भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि अपने कंट्री में हम लोग अपने लिए बना रहे हैं और इस तरीके से एक सिस्टम स्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर कल को कोई ज्यादा एनर्जी जनरेट कर लेता है तो वो उसको बेच भी सकता है। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंड और सोलर जो है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिड हो गया। ऐसे नहीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, डीजल, पेट्रोल व्हीकल मिलकर काम कर रहे हैं तो हाइब्रिड पॉलिसी वहां पर लेकर आएगी। उसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर भी चीजें देखने को मिलेगी, तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी जो है 2015 में लॉन्च की गई, पर लेकिन अब तक हम लोगों ने प्रॉपर वे में इनको लगाना स्टार्ट नहीं किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की एक तरीके से डेवलपमेंट किया जाए विंड एनर्जी फार्म में ऑफशोर एरिया में, ठीक है। अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर में, जो कि यहाँ पर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी के चलते बात की जा रही है कि 200 न्यूटिकल माइल्स तक हम लोग यहाँ पर चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ गाइडलाइन रहती है जिसके चलते कहाँ कहाँ तक आप लोगों का अधिकार एरिया है, तो ये आप लोग देख पाएंगे। ये 200 जो न्यूटिकल माइल्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है, हालांकि इंटरनेशनल स्पेस की कैटेगरी में आता है। ये कॉन्टिग्यूअस जोन है यहाँ पर, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, ये टेरिटोरियल जोन है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये जोन डिवाइड किए जाते हैं, हर एक कंट्री को अलग अलग से डिवीजन दिया गया, ठीक है। बाकी अगर बात करें हमारे देश के अंदर, कोई आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी कहां पर उगाई जाती है, मतलब प्रोड्यूस की जाती है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर आप लोग गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये दो कम से कम इंपॉर्टेंट है जो सबसे टॉप पर है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है कर्नाटका, पांचवें नंबर पर राजस्थान, छठे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर मैक्सिमम वो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे टॉप पर जो कि कोस्टल एरिया है। तमिलनाडु कोस्टल एरिया है, गुजरात कोस्टल एरिया है, कर्नाटका कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो ये सारे कोस्टल एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर स्टैटिक क्वेश्चन देकर कोई आप लोगों से पूछ रहे और बोले ये क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी बड़ा होगा आने वाले टाइम में, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। 30 गीगावाट अगर हम लोग यहाँ पर जनरेट कर पाते हैं, जो कि अभी आप लोगों को बताया, तो इससे काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर भी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगभग 12 बिलियन के करीब आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके चलते यहाँ पर चीजें काफी अच्छे लेवल पर आप लोग चला पाओगे। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है, तब जाकर चीजें आप लोग निकाल पाओगे, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल कर आता है, अभी इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल को कोई भी आप लोगों से पूछ ले तो माइंड में जितनी अच्छे से क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप लोग आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर ये पूरा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, क्या क्या इसके अंदर हाईलाइट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये आप लोगों को सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछूं मैं आप लोगों से, ऑन शोर ज्यादा डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री में या फिर ऑफ शोर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी के बारे में बात की, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी और यहाँ पर किस बेसिकली साल में इसको लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोग आंसर देते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग आंसर जरूर देंगे, ठीक है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट, अगर किसी से बात करूं फर्स्ट टाइम ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, तो अगर किसी इंसान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर चीज क्या है। तो सबसे पहले तो किसी का नामकरण जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोरोना वायरस, जिसको आप लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो यहां पर एक तरीके से वायरस, उसी का जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं कोविड-19। तो SARS-CoV-2 जो कि यहां पर वायरस है, तो उसके वेरिएंट यहां पर नजर आते हैं। जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से यहां पर जो कोरोना के अगर बात करें, कई सारे वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं बीमारी के, जिसके चलते यहां पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो नामकरण किया जा रहा है ये आज से नहीं है, मैंने कहा ना, इससे पहले भी हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, अब तक का सबसे जो ताकतवर यहां पर है वो है डेल्टा, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये जो है अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको लेकर ही डूबता है। तो इसी तरीके से नामांकन यहां पर ओमिक्रॉन का भी करना था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो जब नामांकन की बातें यहां पर चल रही थी उस टाइम पर ये बोला गया कि यार देखो ऑलरेडी यहां पर दो शब्द हैं, अब नेक्स्ट जो यहां पर कतार में एक है NU, ठीक है, और एक है यहां पर XI। तो यहां पर ये बोला गया अगर XI यहां पर रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है शी जिनपिंग, तो ये लगेगा कि कोरोना यही है, तो ये कंडीशन यहां पर खराब क्रिएट कर सकती है और किसी कंट्री की इमेज खराब कर सकती है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा NU जो है कई जगह यूज कहता है एज ए न्यू, इसका मतलब कि एक तरीके से न्यू, यानी कि सब नहीं, न्यू हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कोई भी अगर न्यू चीज हो रही है उसकी जगह यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। नामांकन करने का बेसिक पर्पज ये होता है कि वो नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, लोग जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको पुकार सकें, ये इस तरीके से नाम यहां पर रखे जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में साइक्लोन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके भी नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो फिर लगा कि अब क्या कर रहे हैं, तो न्यू भी यहां पर कैंसिल कर दिया और यहां पर XI भी कैंसिल कर दिया। तो फिर जो नेक्स्ट शब्द था यहां पर ये था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। आगे जो भी यहां पर चीजें निकल कर आएंगी उनके भी नाम यहां से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम जो हैं वो ऑक्युपाई हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग वेरिएंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके नाम ऑलरेडी हैं। जैसे अल्फा जो है यहां पर ये है B117, ये यूके से निकल कर आया। निकल कर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो वहां पे हुआ है, नहीं, ये पहली बार वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, ये है इसका मतलब। हमारे देश में डेल्टा आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले 11 मई 2021 में, और एक और है हमारे देश का, यह है कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा। तो ये कप्पा जो देखने को मिला इसका मतलब है B16171, तो ये 4 अप्रैल ये यहां पर 2021 में देखने को मिला। तो हमारे देश में ये दो आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं दो कैटेगरी के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में है, एक को बोल रहे हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो जो ट्रांसमिट होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी होता है, उसका एक तरीके से जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर किसी इंसान को अगर हो जाए तो जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस कैटेगरी में अब तक टोटल 5 वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। पहला है ओमिक्रॉन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है वो है B11529। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आ जाता है। पहले सदर्न अफ्रीका बोला गया था कि ये सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, पर लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सदर्न अफ्रीका में नहीं, ये साउथ अफ्रीका कंफर्म कर दिया गया यहां पर। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के साथ में। डेल्टा जो है ये हमारे देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया B16172, ये यहां पर इसका नामांकन किया गया, जो कि गामा P1, बीटा B1351, अल्फा B117। तो ये यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन से निकल कर आए, ये उसी ड्यूरेशन में। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर रख दिए गए हैं। अगर बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो ये दो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं आज की डेट तक का। NU B1621, ये आप लोगों को वेरिएंट ऑफ जो है इंटरेस्ट की कैटेगरी में नजर आएगा। और लैम्डा C37 ये देखने को मिलेगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, जो कि कोलंबिया और पेरू से निकल कर आए, यानी कि ये आप लोगों को साउथ अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो जो हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट गोल है और तीसरे नंबर पर उसको रखा गया है कि भाई साहब हेल्थ जो है उसको फोकस कर आप लोगों को चलना पड़ेगा। और ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिनके अंदर टारगेट हम लोगों ने 169 डिवाइड कर रखे हैं। कैसे? जैसे तीसरे नंबर का गोल आप लोगों के सामने, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करूं आप लोगों के सामने, तो ये तीसरा गोल जो है वो अपने आप में ही यहां पर अगर स्टार्ट करेंगे 3.1 से, तो 3.9 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 9 आप लोगों को अलग से टारगेट नजर आए। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कभी भी कोई आप लोगों से कोई पूछ भी ले तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सको कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है ये, और उसको लगे कि हाँ रियलिटी में इंसान को इस
टॉपिक की जानकारी है। ओके, अभी रिसेंटली अगर बात करें देश के अंदर कई सारी ऐसी जगह देखने को मिली जहां पर कई सारे घर जो हैं वो तोड़े गए हैं, तो उसके चलते अभी ये काफी बड़ा इशू बन गया और इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो यहां से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप लोग बोलें एक इंसान को जिंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए, तो नॉर्मल इंसान बोलेगा रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि मकान जो है वो एक इसेंशियल पार्ट है लाइफ का। अगर मकान नहीं होगा तो एक तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं वो साइड में होती है, यहां पर नजर आएगी। तो इसी के चलते काफी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जाए, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि मकान इंसान के पास में होना चाहिए, तो ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है, तो बोला गया द राइट टू हाउसिंग इज नॉट ओनली ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। तो यानी कि ये ओनली आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कानून के अंदर भी यहां पर ये इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है कि आप लोगों के जो घर हैं उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। पूरा डिटेल में बातें करूंगा, पहले थोड़ा सा आप लोग यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझिए जो कि आप लोग समझ पाएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, जिसको हिंदी में आप लोग मानव अधिकार बोलते हैं। अगर बात की जाए यहां पर, तो नेल्सन मंडेला साहब की एक कोटेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं कभी आंसर राइटिंग के लिए या फिर किसी और जो पर्पज के लिए जहां पर लगे, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ही बन सकता है, निबंध भी आप लोगों का डायरेक्ट आ सकते हैं यहां से निकलकर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और एक न्यू टॉपिक है जो कि आप लोगों को कई सारी बातें बताएगा। बोला गया टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। यानी कि एक तरीके से इंसान के अगर अधिकारों को आप लोग एक डिनाई करते हैं तो एक इंसानियत को आप लोग मना कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग नॉर्मली बात करते हैं ऑल ह्यूमन जो है उनके बारे में अगर बात की जाए, वो कौन सी रेस का है, क्या सेक्स है, नेशनलिटी क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो किस रीजन से आता है, स्टेटस क्या है, उन सबको साइड में रखते हुए आप लोगों को यहां पर एक इंसान को इंसान की तरीके से देखना चाहिए। यानी कि ये इंसान का क्या डेजिग्नेशन है, ये इंसान जो है किस एरिया से आता है, ये लड़का है कि लड़की है, वो सब सेकेंडरी चीजें। सबसे पहले ये देखो कि वो एक इंसान है। ठीक है, तो उसकी एक लिबर्टी है, उसकी एक फ्रीडम है। ठीक है, उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए, एक तरीके से उसका भी एक ओपिनियन है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है, उसको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़कर हैं, इनके ऊपर फोकस देना चाहिए और यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग जो है बचकर जान बचाकर इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो उनको हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इसी के चलते आप लोगों को पता होगा यहां पर ह्यूमन राइट डे भी सेलिब्रेट किया है 10 दिसंबर को। अभी 2021 का है, क्योंकि अभी यहां पर आप लोगों का जो नया ईयर नहीं, अभी इसका जो है दिसंबर में देखने को मिलेगा 2022 का। तो इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट, ये आप लोगों को यहां पर थीम भी देखने को मिली। और इसी के चलते यहां पर अगर बात की जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया हो जाता है, जिसमें अगर बात करें किसी का अगर घर तोड़ा जा रहा है, तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ये गलत काम हो रहा है, ऐसा यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये आ गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो यहां पर बात करते हैं कि इंसान जो है उसका आर्टिकल जो 12 है यहां पर, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट का, कि उसकी प्राइवेसी में भी आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं डायरेक्ट वे में देखा जाए। किसी का घर तोड़ना एक तरीके से उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर हो रहा है। ठीक है, उसकी फैमिली, उसका घर, ये सारी चीजें एक तरीके से बर्बाद हो रही हैं। उसकी सोसाइटी में एक रेपुटेशन थी, वो उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे जजमेंट भी देंगे और जुडिशरी ने यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किया है लीगल सिस्टम के तहत, ताकि किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत ना हो सके। तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो भी यहां पर क्या कर रही है, इंटरनेशनल कानून को लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है, ताकि चीजों को हैंडल किया जा सके। तो अभी जहां जहां पर भी यहां पर अभी हमारी कंट्री में बुलडोजर की हेल्प से जो घर तोड़े गए हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। यहां पर ये एक तरीके से ये गलत पावर का इस्तेमाल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब इशू क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारी ने क्या किया है, जैसे अभी यहां पर बोला गया कि इलीगल तरीके से जो घर बना रखे हैं उनके घर तोड़े गए। ये गवर्नमेंट का तर्क है, पर लेकिन अपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं, ये उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यहां पर। ये यहां पर बोला गया बेसिकली राम नवमी के टाइम पर यहां पर ये कई सारे इश्यूज देखने को मिले थे। तो इसको समझना चाहिए यहां पर कि अगर ह्यूमन राइट के एक तरीके से इशू के बारे में बात की जाए, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर ये काफी एक तरीके से देखना चाहिए कि इंसान के अधिकारों के बारे में बात करनी चाहिए। और जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट के बारे में, तो आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट में इसके बारे में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी स्टेट पॉलिसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट तो आप लोग देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि अधिकार मिले हुए हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में
काम करने का अधिकार मिला हुआ है, डिग्निटी वाली लाइफ, कंपलसरी एजुकेशन, ये सारी चीजें ये डीपीएसपी में देखने को मिल जाएगी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का। यानी कि हमारे संविधान में ह्यूमन राइट के बारे में कूट कूट कर बातें कर रखी है, तो इनके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन है यहाँ पर अगर बात की जाए, ये प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, ताकि सिचुएशन को यहाँ पर टैकल किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसी के बेस पर कोड बना रखे हैं इन चीजों को हैंडल करने के लिए। तो प्रोविजन तो है पर लेकिन रियलिटी में काम नहीं हो पाता है। और दुनिया भर की स्कीम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे गरीबों के लिए जनधन हो गया, रुपया कार्ड, उज्ज्वला गैस वाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वुमेन के लिए अलग से है, ट्रांसजेंडर के लिए अलग से बना रखी है, बच्चों के लिए अलग से, जो दिव्यांगजन है उनके लिए अलग से, माइग्रेंट लोगों के लिए अलग से। पर लेकिन फिर भी जो ह्यूमन राइट है उसका हनन होता हुआ पाया जाता है, ये काफी बड़ी दिक्कत है। तो यहां पर कौन पावर में आता है? यहां पर पावर में आता है फिर पावर मनी, मतलब पिक्चर में तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के साथ में कल को आप लोग जब पोस्ट पर जाकर बैठोगे तो आप लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जो आप लोग पॉलिसीज गवर्नमेंट की इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्या वो रियलिटी में एक तरीके से सही डायरेक्शन में आप लोग काम कर रहे हो। ये देखिए, आप लोग ना ग्राउंड लेवल पर काम करोगे जब आप लोग एक सर्विस में जाओगे, तो ये सारी चीजें अगर आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो अच्छे से आप लोग इनको इंप्लीमेंट कर पाओगे। आप लोग अपने एरिया में एसपी बन गए तो आप लोग वहां पर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दोगे। जैसे कई सारे ऐसे भी एरिया, ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पर वुमेन सिक्योरिटी या गर्ल्स की सिक्योरिटी पर एक्स्ट्रा फोकस देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज जो हैं वो उनको रोक पाते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, तो चीजें तो हैं पर लेकिन ढंग से हम लोग को लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल भी लिखा गया है ताकि चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। ओके, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया है। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनके बारे में बात करूंगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमी के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक आप लोग का रहेगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या होता है अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहां पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके द्वारा यहां पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है। यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है? वो बेसिकली अभी यहां पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहां पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है। और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहां पर एक तरीके से इसका उन्हीं कहते हैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहां पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी। पहले तो सबसे पहले यहां पर जो CMIE, यानी कि यहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहां पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक बंदे से बात हो रही थी तो उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो यहां पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, या तो वो एम्प्लॉयड होगा, यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा, यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए। तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले, वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि दो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक
क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते हैं, यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें, ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब, वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर, ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहां पर देखने को मिला था। अभी यहां पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहां पर चीजें निकल कर आ रही है, यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है और आज के में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहां पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी एक उदाहरण दो, आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं और जबकि सबके पास में अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहां पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहां पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करना स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बातें निकल कर आई, ठीक है।
तो यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहाँ पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ पर पता चलती है। अब यहाँ पर जो एनएसओ है, जिसको मैं भी एनएसओ बोल रहा हूँ, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहाँ पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहाँ पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया। ठीक है, इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा, चुल रहती है सर इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा चुल जगाएंगे। ठीक है कहाँ से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं यहाँ पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहाँ पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे, तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है, यहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है। यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और बन भी चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है। तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला था सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि और कुछ काम करने के लिए है नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं, तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए, वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कुछ और काम कर सकते थे, घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है, तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है। ठीक है, एक होता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। का मतलब क्या होता है अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है, यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो, मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं, तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहां पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है, तो जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, एक है यहाँ पर साइक्लिकल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक बिजनेस साइकिल होती है, जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया, तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है टाइम टू टाइम, दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है।
तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है, एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर, जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के डेट में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर, तो क्या जॉब कम कर दी? पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब जब चेंज आता है तो तब तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवरलेस गाड़ी आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी। पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज की डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, जोक था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होता है? मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही, किसी और जॉब में आप लोग को जाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को। तो क्वेश्चन में पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर जीरो है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। थम्स अप देकर बताना कि क्लैरिटी आई है नहीं, या थम्स डाउन देकर बता सकते हैं कि नहीं आई, फिर उसको आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बेसिकली इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है।